आज हम आपको एक विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, दृष्टियों के ऊपर। ये काफी लंबे समय से सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि दृष्टि के बारे में हम लोग कब करेंगे, तो आज हम दृष्टियों के बारे में समझें। लाल किताब की दृष्टियां जो आप वैदिक ज्योतिष में जिस तरह से देखते आ रहे हैं, थोड़ा भिन्न है। तो इसीलिए आपको ये नियम लिख लेने हैं दृष्टि संबंधी, ताकि आपको एक पैसे का भी टेंशन ना हो और ध्यान रहे। इसको वैदिक ज्योतिष की तरह अगर आप दृष्टियां लगाओगे तो शायद बहुत अच्छे परिणाम आपको ढंग से प्राप्त ना हो। खास करके रेमेडी करते समय उस चीज का असर आपको दिखाई देगा। बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आप लोगों के लिए वो नया होगा, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। इसमें दृष्टियों को कैसे समझा जाए। दृष्टि का मतलब है रोशनी, दृष्टि का मतलब है देखना। एक ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह को देखता है, या देखने का तात्पर्य होता है लाल किताब में कि वो ग्रह अपने रिजल्ट, अपने परिणाम क्या दूसरे ग्रह तक पहुंचा सकता है, क्या उसको वो मदद पहुंचा सकता है। तो दृष्टियों को समझने से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस ग्रह के द्वारा किस ग्रह को मदद पहुंचाई जा सकती है। ये भी हम लोग समझ सकते हैं। इसकी अपेक्षा दूसरा, और क्या वो दृष्टि के द्वारा अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो पॉइंट भी हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने कुंडली के केंद्र स्थानों को लेते हैं, 1, 4, 7 और 10। इसे आप लिख लीजिए, मैं कोशिश करता हूं मैं भी आपको बना करके। आपको कैसे समझना है, आपके सामने खाना नंबर 1, 4, 7 और 10 है। आप सभी अपनी अपनी कुंडलियां भी साथ में रख लें, ताकि आप बनाते चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दृष्टि को कैसे देखते हैं। पहले घर में बैठा हुआ ग्रह, पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव को फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह यदि बैठा है, फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, वो सप्तम भाव को 100% दृष्टि से देखता है। दूसरा नियम, चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह दशम को 100% दृष्टि से देखता है। अब समझना बात को। हमने वैदिक में क्या सीखा था, जब दो ग्रह, एक हर ग्रह अपने से सातवें को देखता है, पर जब वो देखता है तो जिस ग्रह को वो देखता है वो भी उसको वापस देखता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सूर्य पहले भाव में यदि बैठा है और सातवें भाव में मंगल बैठा है, तो वैदिक के नियम के अनुसार क्या होता था कि सूर्य मंगल को सातवीं दृष्टि से देख रहा है, तो मंगल भी सूर्य को सातवीं दृष्टि से देखेगा। यही होता है ना। बस यहाँ पर ये अब थोड़ा सा चेंज आ गया। लाल किताब के अनुसार
केवल पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह ही सातवें को देखेगा, यानी सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेगा। पर सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह पहले को नहीं देखेगा। क्लियर होगी बात? यानी उल्टा नहीं देखेगा। इसी प्रकार से चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह, यानी फोर्थ हाउस में जो ग्रह बैठा है आपका, वो 10th यानी दसम भाव को 100% दृष्टि से देखता है। और दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह फोर्थ को नहीं देखेगा। ये नियम आपको समझ लेना है। पहले भाव में बैठे हुए, चौथे भाव में बैठे हुए ग्रह अपने से सातवें को 100% दृष्टि से देखते हैं। 100% दृष्टि का मतलब होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फायदा देने में या नुकसान करने में दोनों ही बातें अलग अलग हैं। वो हम आगे चल करके समझेंगे। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी, अब जो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 8वें भाव में बैठा हो, वो दूसरे भाव को 100% दृष्टि से देखता है। तो ये एक अपवाद है यहाँ पर कि 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो ही उल्टा देखता है। और किसको देखेगा? दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को देखेगा। अब यहाँ नियम लिख लो नोट करके। चाहे सेकंड हाउस में उसका मित्र बैठे या उसका शत्रु बैठे, वो उसको खराब कर देगा। फिर समझा रहा हूं। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 8वें भाव में गुरु ग्रह बैठा हो और दूसरे में चंद्रमा बैठा हो, तो हम लोग वैदिक में क्या सोचते हैं, भाई ये तो आपस में मित्र हो गए, तो फ्रेंड है। और लाल किताब के नियम के अनुसार अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु सेकंड भाव में बैठे हुए चंद्रमा को 100% दृष्टि से देखेगा, परंतु उसके रिजल्ट को खराब कर देगा। ये सूत्र याद रखना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, याद रखने के भी, 8वें में जो भी ग्रह बैठेगा ना, वो धन भाव में बैठे हुए ग्रह को खराब कर देगा। तो अच्छी बात क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है तो दूसरे में कोई ना बैठा हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दूसरे में बैठेगा वो उसको खराब कर देगा। और ये खराब भी जो करते हैं वो ढंग से खराब करते हैं, यानी कि उसके रिजल्ट्स नहीं आने देते, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आने देते। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका के सेकंड हाउस में शनि बैठा है और 8वें भाव में शुक्र बैठा है, तो लाल किताब के नियम के अनुसार क्या हो गया कि शुक्र शनि को खराब कर देगा, जबकि दोनों फ्रेंड हैं। तो पर यहाँ फ्रेंड का और एनिमी का चक्कर नहीं है। ये ध्यान से, मैं इसलिए बार बार जोड़ दे के कह रहा हूँ, इसी पॉइंट पर अक्सर गलती होती है। तो वो शुक्र क्या करेगा? शनि के काम को क्रॉस मार देगा, यानी कि शनि के रिजल्ट को खराब करने का प्रयास करेगा। अब वो आपको जन्म पत्रिका में देखना पड़ेगा कि शनि उस व्यक्ति की कुंडली में क्या क्या रोल निभाएगा। अब जैसे एक आम जनरल प्रेडिक्शन अगर हम करें तो क्या है कि नौकरी का कारक शनि है, तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक नौकरी नहीं कर सकता, या हो सके नौकरी करे ही ना, और करे तो बहुत थोड़े समय के लिए करे, और वो फिर दूसरा ही काम करना पड़ेगा। तो शनि जिन चीजों का कारक है उन चीजों में कमी पैदा कर देगा। कौन? शुक्र। अब ऐसा व्यक्ति सोचे कि यार मैं गाड़ियों का काम कर लूं, या मैं मैकेनिक का काम कर लूं, स्पेयर पार्ट्स का काम कर लूं, या मोबिल ऑयल का काम कर लूं, या सीमेंट अपने इसका पेट्रोल का काम कर लूं, तो अब यहाँ इस नियम के अनुसार ये क्या हो गया? शनि के काम तो गड़बड़ हो गए।
तो उसके शनि के कामों में बहुत बड़े व्यवधान पैदा कर देगा। ऐसा आदमी यदि टेक्निकली भी कुछ काम सीख लेगा तो उसमें उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्लियर हुई बात? गुरुजी, यहाँ पे वो सिर्फ रोकने का काम करेगा या अपना भी असर डालेगा? अपना कुछ देगा रिजल्ट? नहीं देगा? नहीं, शुक्र तो अपना देगा देगा, जो मतलब अष्टम में बैठा वो तो देगा देगा, अच्छा देगा, परंतु देखो वो नुकसान वो सेकंड हाउस को नुकसान नहीं करेगा। इस चीज में बिल्कुल भी गलतफहमी मत पालना। वो सेकंड भाव में बैठे हुए ग्रह को नुकसान करेगा, ये ध्यान रखना। मतलब वो दुश्मन किसका है? जो सेकंड में बैठा है, सेकंड का दुश्मन नहीं है। नहीं तो देखो, आपको सबसे ज्यादा अमीर लोग कौन मिलेंगे? जिनके अष्टम भाव में आपको गुरु मिल जाएंगे। और ऐसे बहुत मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है, करोड़ोंपति आपको मिल जाएंगे, शुक्र 8वें वाले मिल जाएंगे, बृहस्पति 8वें वाले मिल जाएंगे, पर उनके पास धन की कमी नहीं मिलेगी। ये उस ग्रह को नष्ट करेगा जो सेकंड में बैठा होगा, उसके रिजल्ट को नहीं देने देगा। मेरा मतलब समझे? कि जैसे जी मैंने जी एग्जांपल कहा कि चंद्रमा सेकंड में बैठा है। अब देखे तो भाई सेकंड का चंद्रमा तो बहुत अच्छा होता है धन के लिए, ये तो हम पढ़ते ही जी आए हैं, लाल किताब भी कह रही है। क्योंकि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा सेकंड हाउस में उच्च का हो जाता है, बड़ा अच्छे रिजल्ट है। पर या तो 8वें भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, चंद्रमा मौज में। अगर 8वें में कोई ग्रह बैठा है तो वो जब उल्टा देखेगा तो वो उसको खराब कर देगा, बेशक उसका परम मित्र गुरु जैसा ग्रह ही क्यों ना देख रहा हो। पॉइंट समझे ना? तो जी ये जी 8वें का नियम है। ये 3 जो भाव हैं, ये 100% दृष्टि से देखते हैं। 3 भाव कौन से? पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह, चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह, और 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह। बस ये 8वें वाला उल्टा देखता है। ये 100% दृष्टि का सिद्धांत है, और 100% दृष्टि में ताकत ज्यादा होती है। इवन इसे यहां तक लाल किताब में लिखा है कि इनके परिणाम ऐसे होते हैं जैसे दूध में पानी मिला देने पर पता ही नहीं चलता, मतलब वो एक हो जाता है। दूध में पानी थोड़ा बहुत मिला दो तो पता ही नहीं चलता, वो एक जैसा ही लगता है, पूरा दूध ही दूध नजर आता है। इसी प्रकार से ये कैसे समझेंगे हम? जैसे किसी व्यक्ति के पहले भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है, मान लेते हैं कि मंगल बैठा है पहले भाव में, और उसके 7वें भाव में बैठा है शुक्र। तो नियम के अनुसार, दृष्टि नियम से क्या हो गया? मंगल शुक्र को 100% दृष्टि से देखता है। तो आपने ऐसा इमेजिन करना है कि अब ये सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो, तो सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति का जो परिणाम होते हैं वो आपने मान के चलने हैं, वो रिजल्ट आएंगे। क्योंकि दृष्टि 100% है तो इसको एक युति की तरह देखना है। मतलब इसको लाल किताब ने 100% दृष्टि को काफी स्ट्रॉन्ग माना है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले भाव में किसी का मंगल बैठा हुआ है और सप्तम भाव में उसका शनि बैठा हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? अब शनि क्या मानेंगे? हम उच्च का मानेंगे कि शायद सप्तम में उच्च का बैठा है। और साथ में क्या मानेंगे कि शनि तो उच्च का है, पर यहाँ पर शनि और मंगल की युति भी सप्तम में आ रही है। तो अगर शनि के अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो इसमें कसूर किसका हो गया? मंगल का हो गया। और शनि और मंगल की युति से क्या बन रहा है? मसनूई ग्रह, वो भी दिमाग में रखना है आपने। तो ऐसे पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। इतना समझ गया? बस ये दृष्टि के नियम 100%। आसान बात ये हो गई कि 10वें में कोई बैठा है या 9वें में बैठा है और इस तरीके से उल्टे सीधे नहीं देखते। बस एक तरफा ही है मामला कि पहले वाला 7वें को देखेगा, चौथा वाला 10वें को देखेगा, 8वें वाला दूसरे भाव को देखेगा। 8वें के साथ दिक्कत है क्योंकि इसको मौत का घर कहा गया है लाल किताब में। इसलिए जो भी 8वें में बैठेगा, लॉजिक में बता रहा हूँ क्यों इसको नेगेटिव माना है, वो अपने दूसरे में बैठे हुए ग्रह को क्यों खराब करेगा? क्योंकि वो मौत के घर में बैठा हुआ ग्रह माना जाएगा।
अगर शुक्र 8वें में बैठा है तो मौत के घर में बैठा हुआ शुक्र माना जाएगा। बुध 8वें में बैठा है तो मौत के घर में बैठा हुआ बुध माना जाएगा, और वो सेकंड भाव में फिर जो भी ग्रह बैठा होगा उसको नष्ट करके दे देगा, चाहे वो उसका मित्र हो चाहे वो उसका शत्रु हो, उसको बख्शेगा नहीं। अब अगला नियम लिखो। तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह, तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव को और 11वें भाव को 50% यानी 50% दृष्टि से देखता है। पर यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा कि 11वें में अगर कोई बैठा तो वो तीसरे को नहीं देखेगा। बस तीसरे में बैठा हुआ ग्रह के ऊपर शर्त है कि वो 11वें पर देख दृष्टि रखेगा, एक दृष्टि वो 9वें पे देखेगा, यानी कि असर। अगर मान लीजिए शनि तीसरे भाव में बैठा है तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को 50% असर पैदा कर देगा, यानी कि अपना रिजल्ट देगा तो 50% देगा। नवम भाव पर असर देगा तो 50% देखेगा, यानी पूरा पूरा 100% रिजल्ट नहीं मानना, 50% मानना है। यानी अगर कोई तकलीफ आएगी तो भी आधी आएगी और फायदा आएगा तो भी आधा ही आएगा। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह, पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव पर दृष्टि देता है 50%। तो तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह और 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह के जो दृष्टि होगी वो 50% होगी। पंचम में बैठा हुआ नवम पर देखेगा 50%, और तीसरे में बैठे हुए की 2 दृष्टियां हो जाएगी, एक दृष्टि उसकी नवम पे जाएगी, एक दृष्टि उसकी 11वें पे जाएगी, पर दृष्टि का असर 50% होगा। और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं करवा रहा हूं। अब दूसरे में जो बैठा हुआ ग्रह होगा, कोई भी दूसरे में जो भी ग्रह बैठा है वो छठे भाव को 25% यानी कि 25% दृष्टि देगा, यानी अब दृष्टि क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। सर दूसरा एक बार रिपीट करें, सेकंड का 6th वाला। सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को 25% दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार से छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह 12वें भाव को 25% दृष्टि से देखेगा। सर दूसरे में बैठा है जो, वो छठे भाव और 12वें भाव दोनों को देखेगा। छठे भाव में, सिर्फ छठे भाव में देखेगा 25% से। फिर अगला है ये कि अगर कोई छठे में बैठा है, यदि कोई ग्रह छठे में बैठा है तो 12वें भाव को देखेगा, उसकी दृष्टि 12वें भाव में जाएगी। और नियम वही है कि फिर 12वें में कोई बैठा तो छठे को नहीं देखेगा, पर जो छठे में बैठा वही 12वें को देखेगा। तो ये चीज आपके ऊपर दृष्टि के नियम है ये। फिर एक बार हल्के से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह, चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने से 7वें को 100% देखते हैं। 8वें भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने से उल्टा यानी कि सेकंड हाउस को 100% देखते हैं। तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह 11वें भाव को, 9वें भाव को 50% दृष्टि से देखते हैं। 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह नवम भाव को 50% दृष्टि से देखता है। दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह छठे भाव को 25% दृष्टि से देखता है, और छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह 12वें को 25% दृष्टि से देखता है। ये लाल किताब की दृष्टियां हैं। अब आगे से जब भी आपने
किसी ग्रह के साथ किसी ग्रह के मिक्स को देखना है। मिक्स का मतलब होता है कि किसमें किसका और भी असर आया हुआ है, तो वो आपने इसी प्रकार से देखना है। अगर मान लीजिए गुरु लगन में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि गुरु चंद्रमा को 100% दृष्टि से देखता है। अब यहाँ तो मामला बढ़िया हो गया कि गुरु चंद्रमा का मेल, तो चंद्रमा में गुरु मिक्स हो गया, तो अच्छी बात हो गई। तो हमने दृष्टि को मिक्सअप की तरह भी देखना है कि मिक्स हो गए दो ग्रह, इनका असर मिक्स हो गया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो असर के साथ आएगा, वो उस तरीके से आपने बताना है। साथ में जब हम उपाय कराएंगे तो अगर हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्रह किसके साथ मिक्सअप में आया हुआ है, तो हम समझ पाएंगे कि ये इसकी भी प्रॉब्लम है। अब जैसे राहु पहले में बैठा है और सूर्य सातवें में बैठा है, तो अब राहु क्या कर रहा है, सूर्य को देख रहा है, पर सूर्य को देखने से, राहु के देखने से सूर्य नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब यहाँ उसको डेंट लग जाएगा, उसको परेशानी हो जाएगी। तो अब हमें समझ में आ गया ये। और हमने दूसरा क्या नियम देखा था भाई, सूर्य सातवें में बैठेगा तो नीच का कहलाएगा लाल किताब के अनुसार, क्योंकि वो तुला राशि है वहां पर। तो आप पहले तो हमने क्या कहा भाई, ये तो सूर्य नीच का है, पर अब हमने केवल नीच का ही उपाय नहीं करना कि केवल पार्क वाली जमीन पर लिया और तांबे के सिक्के दबा दिए। वो यहाँ राहु का प्रभाव भी मिक्स है, तो राहु का प्रभाव भी मिक्स हो गया, तो राहु को भी, राहु की भी रेमेडी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके असर को हम खत्म नहीं कर पाएंगे मैरिज लाइफ के ऊपर। अब राहु, सूर्य का तो असर था ही था, साथ में राहु का भी 100% असर आ रहा है। और जब राहु का 100% असर आएगा तो पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, थर्ड फैक्टर इन्वॉल्वमेंट के वजह से कभी कभी बहुत बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। तो अगर पति पत्नी में वहम की समस्या है, एक दूसरे के करैक्टर को लेकर के परेशानी है, तो हमें राहु के दोष का भी निवारण यानी उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये दृष्टि का तात्पर्य है यहाँ पे। अब सूर्य और शनि की दृष्टि में आपको एक नियम लिखना है। क्या नियम लिखना है? अगर सूर्य शनि को देखे, अगर सूर्य शनि को देखे तो ये चीज बहुत खराब है, शुक्र मारा जाएगा। सूर्य शनि को देखे, सूर्य शनि को कैसे देखेगा? मान लीजिए किसी के दसम भाव में दसम भाव में शनि बैठा है और चौथे में सूर्य बैठा है, तो चौथे भाव में बैठा हुआ ग्रह दसम में बैठे हुए ग्रह को 100% दृष्टि से देखेगा। तो सूर्य शनि को 100% दृष्टि से देख रहा है, पर लाल किताब के नियम के अनुसार शनि सूर्य को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, सूर्य शनि को देख रहा है, तो जब सूर्य शनि को देखेगा तो शनि को टक्कर मारेगा, यानी कि डेंट मारेगा। और शनि अपना बचाव करने के लिए शुक्र को अपने सामने ले आता है, जिसमें कहा जाता है सूर्य शनि के झगड़े में शुक्र की मौत हो गई। यानी कि शुक्र वाइफ है, धन है, लक्ष्मी है, ऐश्वर्य है, वो शुक्र के परिणाम कमजोर पड़ जाएंगे। तो ऐसे में शुक्र को ताकत देनी पड़ेगी। अब इसका उल्टा कर लो आप, शनि को चौथे भाव में पहुंचा दो और सूर्य को दसम में रख दो। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि अब शनि सूर्य को देख रहा है, सूर्य शनि को नहीं देख रहा, और सूर्य के बचाव में कोई नहीं आ रहा। अब यहां पर क्या कहेंगे हम, शनि सूर्य को टक्कर मार रहा है, तो यहां पर वैसा नुकसान नहीं होगा, यहाँ शुक्र शुक्र किसी को कोई डेंट नहीं पड़ता। कुल मिलाकर के सूर्य के परिणामों में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, पर और कोई नुकसान यहाँ पर प्रतीत नहीं होगा।
वहां पर क्या था, वो शनि को भी नुकसान दे रहा था और शुक्र ऑटोमेटिक मर रहा था। दोनों के झगड़े में शुक्र की ओर हानि हुई। तो यहाँ पर जब भी आप कुंडली देखेंगे, सूर्य शनि की दृष्टि का विशेष ध्यान बस थोड़ा सा रखना है। खास करके कई बार ये भी देखा गया है, एक और एग्जाम्पल भी इसमें आता है, चलो वो आएगा तो मैं बताऊंगा। पर सूर्य शनि का ही विशेष ख्याल रखना है, और तो बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, समझाया है, वैसे ही दृष्टियां कार्य करेंगी। अब दृष्टियों के आधार पर एक कंसेप्ट है लाल किताब में, सोया हुआ ग्रह और सोया हुआ भाव। सिंपल सी बात है, जो सोया हुआ ग्रह होता है या सोया हुआ भाव होता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिल पाते। वह स्लीपिंग स्टेज में है, अपना परिणाम नहीं दे पा रहा है, या जैसे वो कहते हैं ना कि व्यक्ति अपनी शक्ति भूल गया। उस ग्रह में शक्ति तो है, पर वह अपना अच्छा असर नहीं दिखा पा रहा। तो ग्रह कैसे सो जाता है? लाल किताब के अनुसार, जिस ग्रह के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो। ज्योति जी, अस्त होने का कंसेप्ट लाल किताब में नहीं है, तो सुला दो थोड़ी देर के लिए, सोने दो। सोया हुआ ग्रह का मतलब सिंपल है कि जिसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि में नहीं। अगर उस ग्रह को कोई भी नहीं देख रहा, यानी कोई भी किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाता है। 12 भाव हैं। अब 12 भाव में से यदि कोई भाव कुंडली में ऐसा है जिसके अंदर ना तो कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह की दृष्टि है, दो शर्त है यहाँ पर, कोई ग्रह भी नहीं बैठा और कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो वो भाव सोया हुआ भाव माना जाता है। अब दृष्टियां देखो कितनी कहाँ से आ रही हैं, तो चांस कम है सोए रहने के। गुरुजी और दोनों कंडीशन होनी चाहिए? नहीं, दोनों में से कोई भी। कोई हाँ भी? दोनों, अच्छा हाँ दोनों सोने के लिए दोनों, कि कोई हाँ, बैठा, अगर कोई बैठ गया तो जागा हुआ माना जाएगा। अच्छा कोई ठीक है। भी ग्रह बैठा है तो जागा हुआ माना जाएगा, भाव जागा हुआ माना जाएगा। भाव तो जब ही सोएगा ना ही उसमें कोई ग्रह बैठा है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही। जैसे मान लीजिए पंचम भाव है किसी का, पांचवें भाव में कोई ग्रह भी नहीं बैठा, और आपने पूरी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से देखा कि किसी ग्रह की दृष्टि भी पांचवें पर नहीं आ रही, तो हम कहेंगे भाई पांचवा ग्रह सो गया। सर राइट दृष्टियां अब वाली देखनी है या वैदिक की देखनी है? वैदिक की तो देखनी ही नहीं ना, जब तो सिखाई है, नहीं तो मुझे ठीक, सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो नहीं तो आप ठीक है लोगों ठीक है, को फिर मालूम वैदिक ही की है। दृष्टियां, ठीक है सर। नहीं, वो तो आप लोगों को पहले से ही आती है। मैंने कहा था बस देखो, है बहुत आसान, बस ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आप थोड़ा सा अलग ढंग से देख रहे हो, और कोई बात नहीं है। पर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ तो जाए। दृष्टि के साथ में मसनूई भी फिट करना है? हाँ वो तो सारे लगेंगे विश्वामित्र जी, सारी चीजें फिट होंगी। अच्छा, मतलब दृष्टि देख रहे हैं तो मतलब मसनूई मानेंगे ना फिर उसको, दृष्टि अगर हाँ, आ रही है तो। मशनूई तो कंसेप्ट बिल्कुल बना रहेगा। मतलब दृष्टि के साथ में पैरेलल चलेगा ना वो काम। वो सारी चीज, वो जैसे ना वैदिक ज्योतिष में सारे नियम एक साथ लागू होते हैं ना, वैसे ही इसमें भी एक साथ लागू होते हैं, पर जब स्टेप स्टेप में बताते हैं तो धीरे 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 करके वो बताए जाते हैं। ठीक है ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई, सोए हुए ग्रह को जगाना कैसे। एक तो ये अपने आप भी जागते हैं, अपने उम्र के हिसाब से जागते हैं। अगर कोई ग्रह सोया हुआ है तो अपनी उम्र में जागेगा। अपनी उम्र में जागेगा मतलब जैसे सूर्य 22वें में जागेगा,
चंद्रमा 24वें में जागेगा, शुक्र 25वें में जागेगा, मंगल 28वें में जागेगा, बुध 34वें में जागेगा, गुरु 32वें में जागेगा, राहु 42वें में जागेगा, केतु 48वें में जागेगा और शनि 36वें साल में जागेगा। ये अपनी उम्र आने पर जाग जाते हैं। तो प्लीज रिपीट कर दो। प्लीज रिपीट। ओहो, बड़ी मेहनत हो जाएगी। तो मेरे बहुत सारे वीडियो हैं दोबारा। सूर्य 22वां, मैंने तो ये वैदिक में भी करा दिया। लाल किताब का नियम था, वैदिक में पढ़ाता आ रहा हूँ। जी तब- जी सर चंद्र 36 में। चंद्र 24 सर लास्ट वाला कौन सा बताया? 36 में तो सपने टूटने से लगते हैं बंदे के। सपनों की उम्र तो 24। सर शनि है बुध की 36। बुध की जब उम्र बंदा केतु सोचता है मैं 48 में, और कुछ भी उसके बन बाद कौन जाऊंगा। सा बताया? चंद्रमा 24वां, 25वें में शुक्र, मंगल 28, मंगल 28, जुपिटर गुरु 32, मरकरी 34, सैटर्न 36, राहु 42, केतु 48। अब सोए हुए भाव को कैसे जगाना है? हाँ, भाव कई बार मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना, भाव मिल जाते हैं। कोई कोई भाव ऐसा होता है। दिक्कत जब आती है जब दूसरा भाव या 10वां भाव या पहला भाव फंस जाता है। पहला भाव नहीं फंसना चाहिए, बस बाकी तो देखी जाएगी। यानी बंदे को कोई समझा ही नहीं सकता। पहले भाव के साथ अगर पहला भाव में अगर कोई ग्रह ना बैठा है और ना ही कोई ग्रह देखता है तो सोया हुआ भाव माना जाएगा और उसको आपने मंगल ग्रह के उपाय बता देने हैं। उसको जगाने के लिए मंगल ग्रह के उपाय। अब यहाँ क्या आपको ट्रिक बताता हूँ थोड़ा। मूंगा तुरंत पहना दो उसको, मूंगा रतन तुरंत पहना दो। हनुमान जी के पाठ पूजा करने बता दो। लाल रंग का रुमाल साथ में रखने के लिए बताओ। मंगल के लिए एक्सरसाइज बताओ। मंगलवार का उपवास करना बताओ। मंगल ग्रह के मंत्र जाप बताओ। यानी उसको तुरंत एक्टिवेट करवा दे। ये तो बंदे का बुद्धि काम नहीं करेगी। तो आप कितना मर्जी बार बार समझाए जाओ, उसको समझ में नहीं कुछ आना। अपनी ग्रोथ के बारे में नहीं होगा। अब आप कहेंगे क्या ऐसा व्यक्ति कोई पागल होता है? बिल्कुल पागल ही होता है। बहुत सामान्य व्यक्ति होगा, बस उसकी जो सपने होंगे वो सेक चिल्ली जैसे होंगे। गुरुजी इसमें मंगल की पोजीशन, गुरुजी इसमें मंगल की मंगल की पोजीशन कहीं हो, जी नहीं हो। ये मैं उपाय बता रहा हूँ, एक एक भाव करके बताऊंगा ताकि दिक्कत ना आए। ये मूल चीजें हैं जो आप कुंडली जब देखेंगे ना तो आपने पॉइंट आउट करना है कि कोई भाव सोया हुआ तो नहीं है, कोई ग्रह तो सोया हुआ नहीं है। जो कमियां है ना कुंडली की वो साइड में लिखनी है, तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे। व्यक्ति का मंगल बद तो नहीं है। जो मेन कारण है ना वो आपको समझने होंगे। कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था, एक व्यक्ति का मंगल अष्टम भाव में था। बहुत इंटेलिजेंट कोई थी। बुध भी उसका बहुत बढ़िया बुध था। शुक्र भी बहुत शानदार था उस व्यक्ति का। बहुत अच्छे परिवार का लड़का था, एक्सीलेंट। बाहर से पढ़ करके वो बच्चा आया हुआ था। और मैंने देखा कि इसका मंगल जो है बद है। वो उस बंदे की प्रॉब्लम सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। मैंने बहुत जल्दी उसको डायग्नोज कर लिया, मंगल बद के कारण बता रहा हूं। उस बंदे की है ना नौकरी जो टिक नहीं पा रही थी, जबकि शनि ग्रह बहुत स्ट्रांग था। आप हैरान होंगे, शनि ग्रह बहुत स्ट्रांग था, उसके बावजूद नौकरी नहीं टिकती थी। उसको ऐसा लगता था कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। उसने अपनी बातें कही बड़े शालीनता से,
मैंने एक ही बात कही, तुम्हारा मंगल बद है और मंगल बद के कारण तुम्हारे झगड़े होते होंगे, तुम्हारे विवाद होते होंगे, तुम अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करते होंगे। तो उसने सारी बात मान ली कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ डिबेट्स हो जाती है, खामखाई डिबेट्स हो जाती है। जबकि वो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छा मेहनत था, बहुत हाईली इंटेलिजेंट बंदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स उसने किया हुआ था, कंप्यूटर का महारथी आदमी था, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। आप ये देखिए उस व्यक्ति को सिर्फ मंगल बद की वजह से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि घर परिवार बहुत अच्छा है। उसको सिर्फ मंगल बद के उपाय लिख करके दिए मैंने। तो ये कुछ चीजें हैं जो लाल किताब में आपको जो सबसे पहले पकड़नी है, ऋण आपको पकड़ने हैं कि कौन कौन से ऋण इसकी कुंडली के अंदर बने हुए। तो ये पॉइंट अगर आप पकड़ते चले जाओगे ना, तो फिर आपको चीजें भी समझ में आने लग जाएंगी कि इस व्यक्ति के जीवन में किस पॉइंट पर कमजोरी है, कौन सा पक्ष इसका मजबूत है। एक बार बता दीजिए पहला भाव कैसे होता है? मैडम जी ऐसे बार बार नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं 3 बार रिपीट किया है कि पहले भाव को मंगल ग्रह से जगाना है। सारे अलर्ट अच्छा, पर कैसे चलेगा कि वो सोया हुआ है? पता कैसे चलेगा अगर उसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं है? दोबारा देखना, अभी मैं दूसरे डिस्टर्ब भाव हो को जाते हैं। बताऊंगा जब देखना है ना प्लीज। डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली में मेरा मंगल जो है ना बद बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा नेक है। क्यों, कैसा है तो जी? मंगल बद मत लो। सेकंड हाउस को अब समझो आप बात। कोई भी भाव सोया क्या होता है मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब सेकंड भाव कैसे सोया होगा? अगर दूसरे भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, दूसरे भाव में कोई ग्रह ना बैठा हो, ना ही दूसरे भाव को कोई ग्रह देखता हो, तो यहाँ पे कैसे देखने वाला मामला कैसे बनेगा कि 8वें में कोई ना बैठे। जब कोई नहीं बैठेगा तो कोई देखेगा भी नहीं, और कोई दूसरे में बैठा भी ना हो, तो दूसरा भाव सोया हुआ होता है। अब दूसरे भाव सोया हुए हैं होने का तात्पर्य यहाँ पे समझना, ऐसा नहीं कि वो बोल उसकी वाणी नहीं होगी या उसका कुटुंब नहीं होगा, ये मत। सोए हुए का मतलब वो अपनी एफिशिएंसी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो अपनी राइट कम्युनिकेशन, यानी कि जो बात वो बोलना चाहता है वो बेचारा बोल ही नहीं पाएगा। वो अक्सर ये कहेगा यार मैं बोलना तो इसको ये चाहता था पर मुंह से ये निकल गया और झगड़ा हो गया। तो अपनी सही बात को सही तरीके से नहीं कह पाएगा, यही कारण है वो धन भी ढंग से नहीं कमा पाएगा। और धन आ जाएगा यानी कहीं सैलरी सुलरी ले भी आया तो उसका पैसा दाएं बाएं वेस्ट ऐसे ही हो जाएगा, वो पैसा भी नहीं जोड़ पाएगा। इसे कहते हैं सोया हुआ। तो सोए हुए का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मान लें कि ये बिल्कुल नहीं कमाएगा, 1 रुपया ही नहीं कमाएगा या बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि सोया हुआ है का मतलब वो अपना सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों का। क्लियर? अब सेकंड हाउस को जगाने के लिए हम चंद्र ग्रह की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मोती धारण करवाओ उन्हें, भगवान शिव की पाठ पूजा बताओ उन्हें, चंद्र ग्रह के मंत्र जाप बताओ उन्हें माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भाव जाग जाए। और भाव जगाना जरूरी है पर आसान है, ध्यान रखना, भाव जगाना जरूरी है पर आसान है, मतलब ये रेमेडी बहुत जल्दी असर पैदा कर देती है। तीसरे भाव को जगाने के लिए, और तीसरे भाव में भी वही रूल, हर भाव में यही नियम लागू होगा कि कोई ग्रह उसमें बैठा हुआ भी नहीं है और कोई ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तीसरा भाव अगर सोया हुआ होता तो फिर वो एफर्ट्स नहीं करता बिल्कुल भी। फिर जिसको घर परिवार में नकारा निकम्मा टाइप बोल देते ना, अरे ये कर ले, अरे ये कर दे, वो बेचारा सुनता रहेगा, हाँ करता हूँ, हाँ करता हूँ, ऊपर करके नहीं देता है, वो एफर्ट्स नहीं करता किसी काम के लिए, भाई बहनों से भी उसकी इतनी नहीं बनती है, तो वो भी चक्कर फंस जाता है। तो तीसरे भाव को बुध ग्रह के द्वारा जगाया जाए, यानी कि जब बुध ग्रह के द्वारा का मतलब है उसके बुध की रेमेडी करनी है, बुध के अच्छे वाले उपाय करने हैं, और अच्छे वाले उपाय में आप उसका रत्न धारण करवाएं,
आप उसके मंत्र जाप बताएं। देखो ध्यान रखना, लाल किताब में मंत्र जाप के लिए, पाठ पूजा के लिए मना नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके। मंत्र जाप, पाठ पूजा उन्हें बताएं, रतन धारण बताएं। जिस भी चीज से ग्रह की शक्ति बढ़ती हो, बुध ग्रह की शक्ति बढ़ती हो, वो सारे उपाय आप बता सकते हैं, उससे तीसरा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे भाव के लिए कई कई जगह लिख रखा है शुक्र ग्रह का उपयोग करने के लिए भी लिख रखा है, तो शुक्र ग्रह का उपयोग भी लिख सकते हैं आप। चौथा भाव, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जब ग्रह की दृष्टि देखनी है तो लाल किताब के अनुसार देखनी है, ये ध्यान रखना, तो सोया हुआ माना जाएगा। ये नहीं कि 12वें भाव में गुरु बैठा है और वो उसको 5वीं दृष्टि से देख रहा है तो आपने कहा हो ये तो दृष्टि आ गई, वो नहीं देखना। लाल किताब की दृष्टि आई कि नहीं आई है वो देखना है, या कोई ग्रह बैठा। तो अगर चौथा भाव सोएगा तो उसको चंद्रमा के उपायों से आपको जगाना है। सर इसमें सिम्टम क्या होंगे? सिम्टम तो मैं अभी लंबा कोर्स करवाऊंगा ना, 2 तारीख से हम लोग शुरू करें, 5 तारीख से, तो उसमें फिर आएंगे। चलिए, पंचम भाव, उसे लंबा चलाएंगे 6 महीने। जो एक एक चीज है ना, सूत्र बता बता के, जब टक्कर के ग्रह भी कराएंगे तो 1 घंटा पूरा लगाएंगे उसके ऊपर विद एग्जाम्पल। पंचम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, कोई नहीं देख रहा, तो सूर्य से जगाना है। तो मैं सिर्फ किस ग्रह के द्वारा जगाना है उसका मैं बता रहा हूं, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर भी लूंगा, थोड़े सूत्र और कराऊंगा। छठा घर अगर सोया हुआ है तो उसको बुध ग्रह से जगाना है। 7वां अगर सो गया तो शुक्र ग्रह से, सॉरी, छठा भाव, छठे छठे अगर सोया है तो राहु से जगाया जाएगा, राहु के उपाय, बुध से नहीं। सप्तम शुक्र से, अष्टम मंगल से, फिर वो राशियों का हिसाब लगा लेना, सिंपल। नवम गुरु से, दसम शनि से, 11वां शनि से, और 12वां फिर गुरु के उपाय से। सिंपल है, छठे में अलग है। केतु कहीं भी तो नहीं? छठे में केतु नहीं लिया? नहीं, केतु तो उसका ऑफिस है, पर जगाया राहु से जाएगा। ओके। छठा जो भाव है वो बुध की जमीन है और केतु का कब्जा है, जिसका केतु ने अपना ऑफिस बना रखा है, हेड ऑफिस है, पर वो जगाया राहु से जाएगा। नवम भाव गुरु से। नवम भाव गुरु से। गुरुजी सेकेंड हाउस जो हम चंद्रमा से जगा रहे हैं वो क्या उच्च का होने का लॉजिक लेके करेंगे या कुछ और? उच्च का होने का भी लॉजिक है, और या आप ये भी कह सकते हो लाल किताब में चंद्रमा को धन यानी लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी को चंद्रमा से देखा जाता है। गुरुजी हमें अष्टम भाव को जगाने की क्या जरूरत है? जो है अष्टम भाव को हमें जगाने की क्या जरूरत रहती है? यदि ये कोई भी बात ठीक है, मत जगाओ उसको, सोया नहीं, रहने। अष्टम में गुह विद्या है, अष्टम में तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज एस्ट्रोलॉजी है। आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, अष्टम में तो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, शिवांगी जी, नहीं है। ज्योतिष कैसे सीखोगे? हाँ हाँ हाँ, कल्ट साइंस ही हमारा अष्टम से आता है। यस यस, गुह विद्या पूरी की पूरी उसमें है। नहीं, शिवांगी जी भी ठीक कह रहे हैं अपने हिसाब से। लाल किताब के कुछ संस्करणों में लिखा हुआ है कि अष्टम भाव को जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हर एक राइटर ने ऐसा नहीं लिखा है। मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई काम ही अष्टम भाव से रिलेटेड कर रहा है तो उसको जगाना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि किताबें पुरानी लिखी हुई है। क्योंकि लाल किताब में अगर आप पुराने उसको देखोगे तो वहां सीधा अष्टम भाव को लिखा है मौत का फंदा। अब किसी ने यही सोच के नहीं लिखा होगा, उसने कहा ये तो मौत का फंदा, इसको काहे को जगाना, तो मौत आ जाएगी। तो हो सकता है इस माइंडसेट से ये बात लिखी।
सर ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे। हाँ जी, अब बताइए मालविका जी, आप कह रहे हैं अगर किसी का पहला भाव सर अगर फर्स्ट हाउस, हाँ फर्स्ट हाउस और 8th हाउस अगर दोनों ही सोए हुए हैं, ना हाँ दृष्टि आ रही है ना कोई ग्रह है, और नहीं, अगर ऐसा हम हो गया, ऐसा सच में हो गया, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये? सर अगर हम अपने चार्ट की बात करते हैं तो मेरे चार्ट में ऐसा ही है कि मेरे अरे फर्स्ट हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है, 8th में भी कोई प्लैनेट नहीं है। नहीं, दृष्टि भी देखना है मालविका जी, सर दृष्टि केवल भी नहीं आ रही, किसी की दृष्टि भी नहीं हाँ, आ रही। बड़े ध्यान से देखना, ये सोया हुआ मामला गड़बड़ होता है ये। हाँ जी, लेकिन 8th हाउस मेरा एक्टिवेटेड इसलिए मान सकते हैं क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से मान सकते हैं। ये शनि की 7.5 चल रही है, फिर एक्टिवेट कैसे हो गया, मैं समझा नहीं। तो शनि की 7.5 से 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होता, शनि का हाउस है ना। नहीं, किसने कहा? अ, नहीं, मैं समझा ही नहीं बस। शनि अष्टम में बैठा है, ठीक है, जब नहीं, तक संबंध ना बने, ध्यान रखना ज्योतिष में, जब तक किसी ग्रह का किसी भाव के साथ संबंध नहीं बने, आपने अपने आप ही नहीं मान लेना हाँ जी सर, यहाँ पे कि नहीं वो बना, एक्टिवेट मतलब यहाँ पर है। फर्स्ट और लाल 8th किताब हाउस के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो लाल किताब के अनुसार बात करो कि लाल किताब के अनुसार अगर शनि का संबंध अष्टम से बन रहा है तो हम अष्टम को मानेंगे ना, तो अदरवाइज काम का ही नहीं मानना है ना। ओके सर, ठीक है, इस पॉइंट को अलग ले लेते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट और 8th में दोनों ही अगर ना कोई तो planet मंगल के उपाय तुरंत आरंभ कर देने चाहिए मालविका जी। ओके ठीक है, और किसी का सोया हुआ तो नहीं है? सर मेरा मैं गायत्री, मेरा पहला, 7वां और 5वां तीनों सोए हुए हैं। क्या? ओहो, पहले में भी कोई नहीं है, 7वें में भी कोई नहीं है, 5वें में भी कोई नहीं है, और दृष्टि भी कोई नहीं है तीनों में। आपके तो उम्र के हिसाब से भी जाग रहे होंगे गायत्री जी, कि उम्र ठीक के है सर। हिसाब से भी जाग जाते हैं। एक तरीका और है, जिस भाव का, जैसे कि वो भाव जिन चीजों का कारक होता है वो कार्य जीवन में होने से भी जाग जाते हैं। जैसे पंचम भाव, अगर किसी के संतान हो जाएगी तो 5वां भाव जागा हुआ माना जाएगा। बस फिर सर मेरा 7वां भाव, तो फिर जैसे कि किसी की शादी हो जाए तो भी वो जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है सर। शादी मान लीजिए 22वें साल में हो गई और शुक्र जगाएगा 25वें में, तो अगर शादी पहले हो जाएगी तो 7वां भाव पहले ही जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है सर। अगर किसी की नौकरी लग गई तो 6ठा भाव जागा हुआ माना जाएगा। ठीक है तो सर। ये चीज इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो। और नहीं भी है फिर भी अगर किसी तरह का कोई वहम है तो मेरा ये मानना है कि उपाय अच्छे वाले वैदिक उपाय आपको कर लेने चाहिए। नहीं सर, जो आप सही कह उपाय रहे हैं, मैंने इस तरह नुकसान से नहीं, सोचा नहीं था। हाँ कोई बात नहीं, जो है उपाय भी करके देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है लाल किताब के स्टूडेंट को उपाय अपने लिए खुद जरूर करके देखने चाहिए। इससे उसको अनुभव आएगा कि रेमेडीज कितना % वर्क करती हैं, कब करती हैं, कब नहीं करती हैं। उसका वो विश्लेषण जब तक उससे हम नहीं करेंगे तो दूसरों को बताने के बाद वो खुद कंफ्यूज रहेंगे। अन्यथा दूसरा जब प्रॉब्लम लेकर के वापस आएगा कि मैंने उपाय किया था, तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी और आपके पास जवाब भी नहीं होगा किसी प्रकार का, या विश्वास नहीं होगा। और विश्वास होना ज्योतिष में बहुत जरूरी है कि अगर आपको डॉक्टर को अपनी दवा पे विश्वास नहीं होगा तो फिर मामला गड़बड़ है। तो कितना % रिजल्ट आता है, जैसे मैं आपको उपायों में कई बार बताता हूँ कि किसी को डिप्रेशन हो जाए, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, सो ही नहीं पाता है, दवाइयां खाए बगैर उसको नींद नहीं आती है। आप उसको कहो, अगर उसके पास पैसा जेब में ठीक ठाक है तो अपने वजन के बराबर का चावल बनवा करके एक ही दिन गरीबों में बंटवा दे, यानी कि खीर बनवा करके बंटवा दे अगर उसकी जेब में पैसा है। और नहीं तो उसके वजन का 1/10 भाग के वजन के बराबर की खीर गरीबों में बंटवा दे, मंदिर के बाहर, खास करके शिव मंदिर के बाहर। सिम्टम क्या आएगा, जैसे ही वो खीर बांट करके आएगा उस दिन उसको बिना किसी दवाइयों के असर के नींद आएगी और बहुत गहरी नींद आती है। हो सकता है वो नींद 10 घंटे चले, 12 घंटे चले, 14 घंटे चले। और ये ऐसा आपको कई बार लोग आपको बताएंगे कि ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए
कि किस उपाय का रिजल्ट कितनी देर में। तो इन कुछ उपाय आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसके कि इमीडिएट रिजल्ट आते हैं। ये उपाय किसी को भी दिया जा सकता है सर? किसी को भी दिया जा सकता है। डिप्रेशन का पेशेंट हो, नींद नहीं आ रही हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, है ना, दवाई के बगैर उसका गुजारा ना चलता हो, दवाई का असर टूटते ही वो फिर डिप्रेशन में जाता हो, या हिस्टीरिया का पेशेंट हो, बार बार, कई बार लेडीज में भी हो जाता है कि उनको बार बार रोने का ही मन करता रहता है, वो बात कहेंगी, कहते कहते रोना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है। तो अगर ये इस तरह की कोई लेडीज को भी होता है, जेंट्स के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि लेडीज के साथ ही होता है, जेंट्स के साथ भी हो जाता है कि वो अपनी बात बताते बताते रोने लग जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये एक स्टेज है, डिप्रेशन की स्टेज है। तो उस स्टेज में भी आप लोग ये उपाय करवा सकते हैं। ये इमीडिएट के फास्ट रेमेडी वाले उपाय हैं, बाकायदा आप इसको करवा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उसकी ढंग से कुंडली देखें और लंबे समय के उपाय बताएं। डिप्रेशन के लिए फिर वो सब चीजें बताएं कि अगर चावल के लिए चंद्रमा है तो कड़ी चावल कब बंटवाने हैं, काले चने और चावल कब बंटवाने हैं, नमकीन चावल कब बंटवाने हैं। ये चीज आपको ग्रह और ग्रह की दृष्टियों से पता चलेगा। मान लीजिए चंद्रमा है, की दृष्टि उसके ऊपर आ रही है, तो अब नमकीन चावल बंटेंगे, परंतु बृहस्पति का आ रहा है असर और बृहस्पति फिर कड़ी चावल बटेंगे। तो आपने इस तरीके से चीजों को देखना है। अभी एक दो नियम और लिखवा देता हूँ, फिर इससे आपको दृष्टि वाला और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर ग्रह अपने से 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को अपना मित्र मानेगा, यानी उसको मदद। हर ग्रह अपने से 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को मित्र मानेगा। अब यानी कि मान लीजिए किसी के पहले भाव में सूर्य बैठा है और शनि बैठ गया 5वें भाव में। अब समझने वाली बात यह है, तो शनि उसका मित्र माना जाएगा सूर्य का, यानी कि पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, चाहे उसका वो शत्रु ही क्यों ना हो, तो उस कुंडली में मित्र की तरह व्यवहार करेगा। तो शनि और सूर्य की जो मित्रता शत्रुता है ना, इस प्रकार से लाल किताब में डिसाइड होगी कि अपने से किस स्थिति में बैठा है। अगर ये अपने से पंचम में बैठ गया तो इसका मतलब ये मित्र है, ये एक दूसरे को मदद पहुंचाएंगे। और अपने से 9वां बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह की बुनियाद होगा। बुनियाद होगा मतलब नींव होगा, उसकी जड़ होगा, आधार भूमि होगा। लाल किताब में बहुत बार जिक्र आएगा जड़ का, और जड़ का एक मतलब लाल किताब में राशि भी होता है कि उस ग्रह की राशि। तो यहाँ पर जड़ से मतलब है कि उसकी मेन मजबूती जो है ना, हर ग्रह की मेन मजबूती उसके 9वें भाव से है। जैसे पहले भाव को मजबूती देने का काम कौन करेगा? 9वां भाव करेगा। पंचम भाव को मजबूती देने का काम कौन करेगा? पंचम भाव को कौन देगा? उससे 9वां, उससे 9वां, पहला भाव। पहला भाव। तो ये सूत्र याद रखना। तो अगर अपने से 9वें में कोई ग्रह बैठा है तो एक प्रकार से उसकी बुनियाद को मजबूत करने वाला माना जाएगा। जैसे पहले भाव में कोई ग्रह बैठा है तो 9वें भाव को मदद देगा, 9वें भाव की बुनियाद को मजबूत, सॉरी, पंचम भाव की बुनियाद को मजबूत करेगा। अब सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है केतु है, सबसे ज्यादा टाइम लिया है जागने का केतु ने, 48 वर्ष। 48। तो इसका अर्थ ये माना जा सकता है कि 48 वर्ष के बाद सारे ग्रह भाव जाग जाते हैं, सारे ग्रह जाग जाते हैं। सर मोक्ष की तरफ चल पड़ता है ना आदमी। नहीं, ये तय करना होगा ना कि एक आयु की सीमा के बाद जगाने इंपॉर्टेंट है। देखो जी, एक बात कही गई है अपने कि जो बंदा 48 वर्ष तक नहीं समझा किसी बात को लेके जीवन में, तो अब उसके ऊपर प्रयास करने छोड़ देने चाहिए।
ठीक है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं कह सकते। जैसे कई लोग कहते हैं ना, यार सुधर जा, ये काम मत कर, वो काम मत कर। अगर वो काम 48 साल तक करता चला जा रहा है तो अब उसे एक डॉक्टर के अलावा कोई नहीं सुधार सकता। डॉक्टर तो कह सकता है भाई देख लियो फिर तो, है। तो हमारे उधर की तरफ एक डॉक्टर वैद्य जी थे, तो वो कोई फ्रेज नहीं करता था। वो कहता था अगली बार आए तो अपना कफन काठी का इंतजाम करके ही सोच समझ करके आइयो, और अपने घर परिवार रिश्तेदार वालों को बुला लियो भाई, और फिर दुनिया का कोई डॉक्टर तुझे नहीं सुधार पाएगा। या तो बंदा ही नहीं आता था, मतलब बंदा डॉक्टर ही बदल देता था। कई तो बड़े ढीठ होते ना, डॉक्टर ही बदल देते हैं, वो कहते वैद्य जी ठीक नहीं है, या वो सुधर करके आता था। दो में से एक काम हो जाते थे। और अक्सर शराबियों के साथ देखा है कि ये चीजें होती हैं। वो शराब नहीं छोड़ पाते, पर डॉक्टर जब कहता है भाई लीवर ने जवाब दे दिया, तो फिर वो छोड़ देते हैं, और क्या करें। अब एक नियम और समझ लीजिए, वो है टक्कर का नियम। बहुत शॉर्टकट में समझाऊंगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ग्रह से अब बैठा हुआ 8वां, हर ग्रह अपने से 8वें ग्रह को टक्कर मारता है। और लाल किताब में टक्कर को नेगेटिव सेंस से देखा जाता है। और यहाँ पर भी यही नियम लागू होगा, चाहे वो उसका मित्र हो चाहे उसका शत्रु हो, वो टक्कर मारता है। टक्कर एक एक्सीडेंट की तरह देखती है लाल किताब। अगर टक्कर मारेगा तो जिस ग्रह पर टक्कर पड़ेगी उसको डेंट पड़ेगा अच्छा खासा। जैसे कि पहले भाव में किसी का सूर्य बैठा है और गुरु बैठा है 8वें में, तो आप सूर्य पहले में बैठा है तो वहीं से गिनना शुरू कर दो। तो सूर्य अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। तो ये टक्कर मारेगा किसको? गुरु को। बेशक गुरु उसका मित्र ही क्यों ना हो, यानी कि उसको बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगा, उसको उसकी बुनियाद हिला देने तक प्रयास करता है, यानी कि उसको काफी जोर की टक्कर लगती है, काफी बड़ा डेंट पड़ता है। तो लाल किताब में ये चीज अच्छी नहीं मानी गई। तो ये हर ग्रह से, हर ग्रह अपने से 8वां, अपने से 8वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा होगा तो उसको टक्कर मार देगा। जैसे 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो, और सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, सेकंड वाले को वो टक्कर मार देगा। समझ में आया बात? सिंपल है। पीछे से उसको टक्कर लगती है और आगे से भाव को नहीं, ग्रह से देखना है सर भाव को, ग्रह को देखना है। आप ग्रह से गिनना शुरू कर देना कि उससे 8 भाव गिनेंगे, अगर उनमें कोई ग्रह बैठा है तो उसको टक्कर मारेगा, अगर कोई ग्रह ही नहीं बैठा तो फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत नहीं। 11वें घर में बैठे ग्रह, 11वें भाव में बैठे ग्रह 6ठे को टक्कर मारेंगे। हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है तो वहां से 8 गिनेंगे तो 6ठा भाव आ जाएगा। तो 6ठे में अगर कोई ग्रह बैठा होगा वो उसको टक्कर मार देगा। तो ऐसे में वर्षफल में आपने ये नियम लगाना है, यूं का ये टक्कर वाला, कि इस साल कौन किसको टक्कर मार रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो लाभ का ग्रह किसको टक्कर मार रहा है? नौकरी को। तो लाभ कहाँ डिस्टर्ब होगा? नौकरी की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, या लाभ डिस्टर्ब हो जाएगा किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने ये कहना है। तो ये टक्कर जो होती है इसमें मित्र शत्रु का कोई कंसेप्ट नहीं है, बस जो भी 8वें भाव में आ गया, जो मिल गया वो ग्रह उसको टक्कर मार देगा। सर ये सिर्फ वर्षफल में ही देखना है कि बुनियादी कुंडली में ही देखना है? मेन कुंडली में भी देखना है, पर वर्षफल में भी देखना है। मेन कुंडली में तो जो टक्कर लग रही है सो लगी रही है, उससे तो ये पता चलेगा ना आपको कि भाई कहाँ गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताएं कि चंद्रमा 10वें भाव में बैठा है किसी व्यक्ति, और राहु बैठा है 3रे भाव में। तो राहु अष्टम दृष्टि, मतलब 8वीं टक्कर किसको मार रहा है? चंद्रमा को मार, 10म भाव में बैठे हुए चंद्रमा को।
तो अब बुनियादी कुंडली में मतलब मेन कुंडली में कैसे देखेंगे, तो उसको क्या बताएंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर जब भी स्ट्रेस होगा राहु के कारण होगा, क्योंकि राहु टक्कर मार रहा है चंद्रमा को, और राहु का मतलब है अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड फियर्स, यानी प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति उस बात को सोच करके ही स्ट्रेस में है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब ये वर्ष फल में भी इसी प्रकार से इन चीजों को देखा जाएगा। किसी के वर्ष फल में ऐसा आ जाता है कि राहु चंद्रमा को टक्कर मार रहा है, तो वो व्यक्ति के दिमाग में मानसिक रूप से स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, बिना मतलब की बातों को लेकर के स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, कंफ्यूज बहुत रहेगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा, मन बहुत घबराएगा, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। जिस भाव को टक्कर मारे ग्रह को, अगर वहां 3-4 ग्रह बैठे हो तो कौन से मारेंगे? सब में टक्कर में मान लीजिए 10वें भाव में 3 ग्रह बैठ गए, हाँ जी, हाँ जी, और तीसरे में कोई ग्रह बैठा है, वो अष्टम पे टक्कर मारा, तो तीनों को टक्कर मार देगा। अच्छा अच्छा, तो ये और तीनों पे डेंट मारेगा अच्छी तरह। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, जैसे हमारे वैदिक में तो कहते हैं ना कौन ग्रह मजबूत है और कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन, यहाँ ये चक्कर नहीं है। यहाँ तो अकेला बुध भी जो है काम खराब कर देता है, उसको भी बड़ी ताकत दे रखी है। हाँ गुरुजी, यहाँ पे यदि दशम में चंद्रमा बैठा है और पंचम में शुक्र बैठा है, तो चंद्रमा शुक्र को टक्कर मारेगा। शुक्र मारे, बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सही कि शुक्र चंद्रमा को मारेगा? नहीं, चंद्रमा मारेगा, चंद्रमा से 8वां गिना ना, शुक्र तक तो शुक्र आ रहा है। तो गुरुजी, इसमें जैसे हमने राहु में बोला कि अनवांटेड विचार आएंगे आपके, और शुक्र को मारेगा तो अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा जब भी शुक्र को टक्कर मारता है ये अच्छा नहीं माना जाता। किस मामले में नहीं माना जाता? ये भी मेंटल फटीग पैदा करता है। चंद्र शुक्र ये फैंटेसी क्रिएट करने वाले ग्रह माने जाते हैं। व्यक्ति अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है और प्रैक्टिकली चीजों को कई बार नहीं समझ पाता, अपने इमोशंस वर्ल्ड के अंदर खुश रहता है और सही चीज को समझना नहीं चाहता। मतलब पता उसे सब कुछ है, फिर भी उसका दिल गवाही नहीं देता। जैसे उसने सोच लिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो भाई वो मुख्यमंत्री है, अब उसको कोई नहीं हटा सकता उस मुख्यमंत्री पद से। वो अपने सपनों में मुख्यमंत्री है, और उसको प्रैक्टिकली बेशक वो चाहे राजनीति में वो पार्टिसिपेट ना कर। तो मेरा भी राहु है ना 5वें घर पे, और 12वें घर के मून को टक्कर मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इसमें ऐसा हो कि 2 प्लैनेट एक प्लैनेट को टक्कर मार रहे हो तो? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, तो टक्कर बड़ी हो जाएगी। एक गाड़ी को 2 गाड़ियां मिलकर टक्कर मार रही है। हाँ, किसके करने चाहिए, टक्कर मारने वाले के या जिस पर टक्कर पड़ रही है? जिसको टक्कर लग रही है जी, अच्छा। जिसको टक्कर लग रही है, चोट तो उसके लग रही है। हाँ। जिस ग्रह को चोट लग रही है वो बेचारा हमें रिजल्ट नहीं देगा। देखो ज्योतिष का सिंपल कंसेप्ट है, सुखी ग्रह सुख देगा, दुखी ग्रह दुख देगा। जो सुखी ग्रह यानी कि जो ग्रह सक्षम है, मजबूत है, वेल प्लेस्ड है, वो ग्रह हमें बड़े अच्छे अच्छे परिणाम देगा जिंदगी में। और जो ग्रह नीच का है, पीड़ित है, चाहे वो भाव गलत भाव में बैठा है, गलत ग्रहों की दृष्टि में बैठा है, किसी भी कारण से वो आपको अपने से संबंधित या अपनी कारक चीजों के नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसलिए जो ग्रह टक्कर खा रहा है वो दिक्कत दे देगा। मान लीजिए वर्ष फल में किसी का कोई ऐसा ग्रह, मान लो शनि ही है, शनि टक्कर खा गया किसी से, किसी ग्रह से टक्कर खा गया, तो उसको बेचारे को नौकरी में दिक्कतें आ जाएंगी। और दिक्कत उसको किस वजह से आ रही हुई, किसने टक्कर मारी? आप ये हमेशा ध्यान रखना, टक्कर मान लीजिए सूर्य ने मारी तो इसका मतलब टक्कर बॉस मार रहा है उसका। हाँ, यस सर। टक्कर उसका बॉस मार रहा है, यानी बॉस उसके पीछे पड़ गया। वो कहेगा जी बॉस मेरे पीछे पड़ गया है, और साफ कह दिया नौकरी खा के मानूंगा तेरी, और वो बेचारा डरा हुआ घूम रहा है और वास्तव में उसकी नौकरी संकट में आ गई है। तो आपने इस तरीके से चीजों को, मंगल टक्कर मार रहा है यानी कि अपने कुलीग्स के साथ या किसी और के साथ वो उसने ऑफिस में झगड़ा करवा दिया है, अब बात नौकरी के ऊपर बन रही है, और झगड़ा भी ऐसा हो गया मार पिटाई, अब उसको निकालने की बातचीत चल रही है। शुक्र ने टक्कर मार दी यानी कि कोई लेडीज पीछे पड़ गई, लेडीज की वजह से उसको संकट आ गया है। तो आपने ऐसे इवेंट्स को जोड़ना है थोड़ा, तो वो आपको पता चल जाएगा नौकरी किस वजह से संकट में आई हुई है, टक्कर कौन मार रहा है इसको। तो टक्कर जो ग्रह मारेगा वो अपने से रिलेटेड कारक चीजों को ही
उसका निमित्त मात्र बनाएगा, उसको आगे लेकर के आएगा, उन्हीं की वजह से उसको परेशानी हुई। सर 9वें घर का शनि 4थे घर में बैठे वीनस को टक्कर मारेगा। क्या दोबारा बताना? 9वें घर का शनि 4थे घर में अगर वीनस है तो उसको टक्कर लगाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वीनस पे क्या असर, वीनस का क्या उसमें रहेगा असर, वीनस को कैसे? देखिए, वीनस को टक्कर लगने का मतलब क्या है? अगर वो फीमेल का चार्ट है तो उसकी मैरिज लाइफ, उसकी हैप्पीनेस, मैरिज लाइफ एंड हैप्पीनेस उसकी गड़बड़ा। टक्कर कौन मार रहा है? शनि मार रहा है। शनि किस लिए मार? शनि का क्या असर होता है? सेपरेटिवनेस, सेपरेटिव इश्यूज जो होते हैं, इनकी वजह से मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है या रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, क्योंकि जीव साथी जो है कहीं ना कहीं सेपरेटिव माइंडसेट से चल रहा है। दूसरा एक ये भी रीजन होता है, शनि नौकर है, नौकर की वजह से दिक्कत में आ गए हमारे रिलेशनशिप। तो कई कारण हो सकते हैं, वो क्या क्या है, वो ग्रह से रिलेटेड हर चीज का आप अनुमान लगाइए। शनि नौकरी है, शनि ये है, शनि वो सारे एस्पेक्ट को आप लगाइए। शनि गरीब आदमी है, शनि लेबर क्लास, वो सब आप लगाइए हिसाब, और फिर दिमाग लगा करके देखिएगा, तो उससे रिलेटेड ही रिजल्ट निकलेंगे। सर और सर अगर 3 ग्रह मिलके मार रहे हैं, अगर 3 ग्रह जैसे दूसरे घर में 3 ग्रह हैं, मंगल, चंद्र और मरकरी, और यही 9वें घर में बैठे हैं शुक्र, तो 3 ग्रह मिलके भी एक को टक्कर मार सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नियम वही रहेगा। और कमाल की बात तो चाहे वो उसके परम मित्र क्यों ना हो, शुक्र को नहीं बख्शेंगे। हाँ नहीं बख्शेंगे। ठीक है सर, ठीक है। पर अगर राहु केतु को टक्कर मारता हो, हाँ फिर भी वो उसको खराब कर देगा, केतु खराब हो जाएगा। और केतु खराब होने का मतलब ये है कि उसका अगर लड़का होगा तो और स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि लड़का उसकी बात मानना छोड़ देगा, लड़का संकट में आ जाएगा, लड़का परेशानियों में आ जाएगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा होगा तो उसकी पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो जाएगी, उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, या वो उसकी बात को नकार देगा कि मैं तेरी बात ही नहीं मानता, ना मैं सुनता, या वो खुद ही अपने कैरियर को लेकर के, कैरियर की उम्र में होगा तो कैरियर में दिक्कत में आ जाएगा, पढ़ाई की उम्र में होगा पढ़ाई की दिक्कत में आ जाएगा, या हेल्थ की सिचुएशन खराब हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सिंपल। आरतना जी जल्दी बताएं। सर बस मेन यही है कि दोनों में ग्रह होने चाहिए, चाहे दृष्टि हो टक्कर हो। ऐसा नहीं है कि एक भाव खाली है और दूसरे में भाव बैठा है, ऐसा नहीं है ना। मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न नहीं समझा, क्या बोले आप? जैसे फर्स्ट हाउस में ग्रह है कि 7वें में नहीं है, तो वो दृष्टि संबंध नहीं बनेगा। नहीं, दृष्टि तो दे रहा है 7वें को, 7वें में तो दे रहा है, पर वहां कोई ग्रह तो बैठा नहीं है जी, तो ग्रह के साथ मिक्स नहीं कर रहा, पर 7वें के रिजल्ट में तो पहले उसका असर माना जाएगा ना। अच्छा, वो दृष्टि तो दे रहा है ना 7वें को। हाँ हाँ, वो 100% दृष्टि दे रहा है। अगर मान लीजिए वहां लगन पर बैठा है चंद्रमा, तो 7वें को देख रहा है, तो 100% असर माना जाएगा चंद्रमा का पति पत्नी के बीच में। तो झगड़ा बड़ा नहीं होगा, चंद्रमा कभी बहुत बड़ा झगड़ा नहीं करेगा, पर छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी देगा। सुबह झगड़ा करेगा, दोपहर में झगड़ा करेगा, शाम को करेगा, अगले दिन 2 घंटे में मान जाएगा। चंद्रमा क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, उस तरह के रिजल्ट देगा। यानी पति पत्नी में जो झगड़े होंगे बहुत छोटी छोटी बातों को लेके मुंह बना के बैठ जाएंगे दोनों जने। सूर्य मंगल हो गया तो ज्यादा बड़ा, परंतु हाँ अगर मंगल हो गया तो फिर मंगल तो लड़ाई झगड़ा करा देगा तगड़े वाला। और अगर वाइस वर्सा यही सप्तम में बैठा है और फर्स्ट में नहीं बैठा तो भी फिर फर्स्ट को देगा। सप्तम में जो बैठा हुआ है उसका अपना खुद का भी रिजल्ट है जी। और ऊपर से वो सब पहले वाला भी देख रहा है उसको, तो डबल हो गए। देखो यहाँ लाल किताब में भी यही नियम लागू होगा कि 7वें को कोई ग्रह नहीं चाहिए, नहीं तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पर भी यही नियम लागू, वैदिक वाला है कि सप्तम में ना ही बैठा हो तो अच्छा है। सप्तम में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, जो भी ग्रह होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और उसके कारक ग्रह यानी कि बुध और शुक्र वेल प्लेस्ड होने चाहिए अच्छी मैरिज लाइफ के। ये शर्त है अच्छी मैरिज लाइफ की। और अगर बुध शुक्र ही बैठे हैं अच्छे होने चाहिए, साथ में कोई ग्रह ना बैठे, वो खुद बैठ गए ना दो, फिर तो खुद दोनों खुद ही बैठ गए तो देंगे मैरिज में। हाँ, लाल किताब शुक्र अगर सप्तम भाव में हो तो अच्छा नहीं मानती, चौथे किसी का शुक्र चौथे में हो या 7वें में हो अच्छा नहीं मानती। मित्र ही टक्कर मार रहे हैं। हाँ
वो तो वही हो गया सप्तम का कार्को भावे नाशय वाला, वो भी हो गया, हाँ, लाल किताब का भी हो गया। बस यहाँ ये बात पर नहीं चौथे बोलनी, में बस तो हम कार अच्छा को भाव मानते हैं नशा है नहीं। ना, पर चौथे में तो वैदिक के हिसाब से हम अच्छा मानते हैं ना शुक्र को, सिर्फ लाल किताब के हिसाब से अच्छा नहीं मानते। अच्छे का मतलब वो किस पॉइंट पर अच्छा नहीं कह रहे, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, चाहे वो वैदिक में हो चाहे लाल किताब में, कहने के पीछे का मंतव्य क्या है उस पॉइंट को पहचानना पड़ेगा। चौथे में शुक्र इसलिए अच्छा नहीं है, चौथा भाव माँ का है, माँ का है, और वहां पर अपनी घरवाली भी आकर के बैठ गई पत्नी भी आ जिसका सास और बहू का झगड़ा सास बहू का झगड़ा झगड़ा हो गया ना, हाँ। तो ये चीज, तो इसलिए शुक्र को वहां पे अच्छा नहीं माना जाता। माँ के लिए और भी समस्याएं खड़ी कर सकता है शुक्र वहां। तो सर फर्स्ट हाउस में अगर ग्रह हैं 2-3 और अष्टम में केतु है, तो केतु उनको काटेगा, मतलब पहले वाले 8वें को काटेंगे। कोई भी ग्रह से आपने अष्टम तक गिनना है, बस 8वें में जो भी फंस गया ना उस ग्रह से, वो ग्रह उसको टक्कर मारे। कुछ ग्रह आपको ऐसे मिलेंगे जो टक्कर खा भी रहे होंगे और टक्कर मार भी रहे होंगे, दोनों ही काम कर रहे होंगे, वो टक्कर मार भी रहे होंगे और टक्कर खा भी रहे होंगे, यानी वो खुद भी बुरे परिणाम दे रहे होंगे और दूसरों से बुरे परिणाम ले भी रहे होंगे। सर बहुत घुमावदार होता जा रहा है लाल इसलिए तो रत्ना जी तुरंत बंद कर दिया, मगर गोल गोल ज्यादा घूम रहा है। इतना मैं घूमने ही नहीं देता। लगभग ये जो चीजें है ना, अब इसमें ज्यादा नियम नहीं है, अब प्रैक्टिस की जरूरत है, चीजों को बहुत सिस्टमेटिक वे से समझने की जरूरत है। हाँ, मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार करके करवाया है, तो मैं समझता हूँ कि वो जब प्रैक्टिस में आएंगे तो सारी चीजें और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हर भाव का, हर ग्रह का पूरा अलग अलग विस्तार हमारे स्टूडेंट चाहते हैं, उनकी रेमेडीज कैसे बनेंगी, रेमेडीज पे बहुत काम होना चाहिए लाल किताब में, वो कैसे डेवलप होंगी। अगर जिसने भी प्रोफेशनली करना है तो उसको मेरे को समझना चाहिए। 26-27 लोगों ने यस किया है, पुराने लोगों ने, अभी तक मेरे पास 26-27 लोगों का आ गया है कि जिन्होंने यस कर दिया है, जो 5 सितंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप में से उनको फिर डिटेल में, क्योंकि ये हम 6th मंथ का लेकर के चलेंगे लगभग इसमें 5 अक्टूबर से सर। हाँ, 5 अक्टूबर से बहुत डिटेल में हम लोग इसको करने वाले हैं। और कुछ चीजें जो छूटी हैं, जो हमने इस कोर्स में नहीं ली, जानबूझ करके नहीं ली क्योंकि वो बड़ी थी या वो बहुत इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगी उस समय, तो वो भी चीजें हमने इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है सर। इसमें वास्तु को भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोग उसमें शामिल करेंगे, और भी चीजों को बहुत ढंग से शामिल करेंगे। सर वैदिक की भी साथ थोड़ी प्रैक्टिस करवाएंगे? नहीं, लाल किताब के नियम तो लाल किताब के साथ नहीं है, अरे वो तो भूल जाएंगे आप। हाँ जी, ठीक जो है। लाल किताब की ओरिजिनल बुक है सर, उसमें तो हाथ की रेखाओं को भी देखा गया, हाँ, सामुद्रिक भी देखा गया। मेरा पहले बड़ा मन था, क्योंकि आपको तो मालूम है मैं पामिस्ट्री भी कराता हूँ, और पामिस्ट्री तो मेरे लिए एक एंजॉय है, और लाल किताब का मिक्सअप करके, पर मुझे लगा फिर बाद में कि वो समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, मुझे ऐसा फील हुआ। इसीलिए मैं कैमरे ऑन करवाता हूँ ताकि मैं शक्ल पढ़ सकता हूँ, कि मुझे फिर एक आभास होने लग जाता है कि क्या चीज समझ में आएगी और क्या चीज नहीं समझ में आएगी। तो ऐसा ना हो कि कहीं अगर मेरे लिए तो 4 स्टूडेंट भी छूट गए 10 में से, जिनको नहीं समझ में आया, तो मेरे लिए फिर वो टेंशन वाली बात हो जाती है। तो मैं चाहता नहीं कि वो पामिस्ट्री में, और उसमें लाल किताब में नियम क्या है पहले ही समझ लीजिए। पामिस्ट्री में पामिस्ट्री नहीं है, वो है पामिस्ट्री देख करके कुंडली बनाना। यस, यही कह रहा था। हाँ जी। अब उसमें पूरी तो पौरुओं पे तो राशियां दी हुई है पूरी की पूरी, तो और वो चीज दी हुई है, तो वो उसमें बार बार वो कहते हैं प्रैक्टिस करो, हाथ देख के कुंडली निकालो। अब स्टूडेंट चाहता है कि जी हमारी कुंडली हमारा हाथ देख करके आप ही बना करके दो क्लास में। एक तो सबके हाथ देख के कुंडली बनाने वाली आज समस्या आ जाएगी मेरी जानकारी, और फिर वो मिलाएंगे आज के हिसाब से जो उनकी ओरिजिनल कुंडली है, और वो ग्रह दाएं बाएं होना लाजमी है। और उसमें भी नियम क्या है कि आपने ये नहीं देखना कि आपकी ओरिजिनल कुंडली से मिलती है कि नहीं मिलती, आपने तो ये देखना है आपकी जिंदगी से उसके रिजल्ट कितने मिलते हैं, वो उसके ऊपर है, सिम्टोमेटिक। तो वो जवाब देने मेरे लिए भारी हो जाएंगे
कि भाई ये तुम्हारी ओरिजिनल से क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि एक भाव आगे पीछे आना लाजमी होता है उसमें, क्योंकि खुद मेरे से उसमें गलती हो जाती है। गलती इन द सेंस एक्यूरेट नहीं आएगा। ओरिजिनल में जैसे 9 ग्रहों में से कभी मेरे से 2 ग्रह नहीं मिलेंगे, कभी 3 ग्रह नहीं मिलते, जी, कभी कभी नहीं तो मिलते। उसमें कोई ग्रह आगे पीछे हो जाता है। तो वो मुझे पता है कि फिर सभी स्टूडेंट ये डिमांड करेंगे जी ओरिजिनल की तरह मिला करके दो, और वो मिलने नहीं है तो फिर वो अनसेटिस्फेक्शन वाली बात हो जाएगी। हाँ, पर मैं पामिस्ट्री के सिद्धांत जरूर इसमें करवाऊंगा, ये मैं जरूर है वो उपाय, वो चीजें जरूर लूंगा जो पामिस्ट्री के फरमान में लिखी हुई हैं और जो एज ए ज्योतिष जिनका इस्तेमाल बहुत अच्छा हो रहा है, वो जरूर मैं इसके अंदर शामिल। सर ये जो राहु का उपाय है डिप्रेशन वाला, ये शनिवार के दिन करना है खीर का? कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अच्छा। जैसे गुरुजी जो है कि अगर जैसे चिन्ह मिलाने वाली चीजें इसमें हम करवा सकते हैं कि राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन किसी व्यक्ति की कुंडली में आ रहा है तो उसके शुक्र के क्षेत्र पर जाली बनी हुई है, जो शुक्र का क्षेत्र है वहां पे जाली बनी, तो ये सिम्टम मिल गया। तो इस तरह की चीजें मैं जरूर आप लोग को करा सकता हूँ, और उसमें कराने के लिए बहुत कुछ होगा, अभी बिल्कुल चिंता नहीं। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था किसी का राहु डिस्टर्ब्ड है तो वो चांदी का हाथी अपने पास ठोस रखे, तो वो हम पैर की पाजेब में डाल सकते हैं सर? ऐसे हाथ में ऐसे नहीं रखना कविता जी, पहले देखना है कि राहु कौन से भाव में है। राहु हाथी है, पहले उसको देखना पड़ेगा कि वो हाथी कुंडली के किस भाव में है। हाथी चीजों को डिस्टर्ब भी कर देता है। अभी पता ना उत्तराखंड के पुराने मुख्यमंत्री को पहाड़ पे चढ़वा दिया था, वो बेचारा पहाड़ी पे बचा, तो हाथी तो था, बस वो हाथी राहु ही है। तो सबसे पहले डायग्नोज करना सीख लो रेमेडी से पहले, ऐसे ही नहीं कोई सुना करके। इसीलिए जल्दबाजी उपाय में मत करो, उपाय करो तो सिंपल कुछ चीजें बेसिक समझ लो। आप मंदिर जाना शुरू कर दो, मंदिर में मत्था नवाना शुरू कर दो, देवी देवताओं को नमस्कार करो, हल्के फुल्के दान पुण्य करो, मीठा बोलना शुरू कर दो, मीठा बांटना शुरू, जो रेमेडीज आपको हार्म नहीं पहुंचाएं ऐसी रेमेडी करना शुरू कर दो। पर ये जो हाथी वाली रेमेडी हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडीज में आती है, तो इसमें गलती मत खा जाना। गुरुजी जो हमें सुप्त ग्रह को जागृत करना होता है तो ये हमें अपने जन्मकालीन कुंडली को देखना है या वर्ष जन्म कुंडली में भी देखना है और वर्ष फल में भी देखना है। अगर वहां पे सुप्त हो और यहाँ पे वर्ष फल में नहीं आ रहा हो तो हमें उपाय करने चाहिए? नहीं, पहले तो ये देखो क्या उस भाव से रिलेटेड घटना घट चुकी है तो फिर करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया किसी के संतान पैदा हो गई है तो इसका मतलब 5वां जाग चुका है, अब उसको जगाने की जैसे जरूरत किसी का फर्स्ट पर हाउस वर्ष फल में आ जाता है, वर्ष फल में आ जाता है कि ग्रह सो गया है तो उसको कुछ दिनों के लिए आप जगाने के लिए छोटे मोटे रेमेडी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हाउस हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस सुप्त है तो उससे तो कोई रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है, वो तो फिर वही हो गया कि उसका जो दिमाग है वही अच्छे से काम नहीं करेगा। तो या तो हमें 28 साल की उम्र पार हो गई है तो वो जाग गया, और कई बार वो और भी नहीं होता। अगर नहीं रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर रेमेडी करवा देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी गुरुजी। हाँ लक्ष्मी जी। जी सर पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई भी इवेंट घटित करवाना हो तो क्या उस पार्ट को हम लोग आगे एडवांस में लेके चलेंगे कि उस भाव को हम लोग यानी उस इवेंट को कैसे घटित करवाएं, उस ग्रह को मजबूत करें कि ये लक्ष्मी जी बिल्कुल भी कि हमारे हाथ में नहीं होता, कोई भी एक इवेंट घटित नहीं करवा सकता भगवान को छोड़ करके। नहीं सर, जैसे एज ए रेमेडी हम लोग काम करते हैं या हम लोग सीख रहे हैं। बोलिए जी, एज ए रेमेडी हम पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को संतान की दिक्कत है या किसी को कर्म क्षेत्र की दिक्कत है तो उस बेस पे हम कह रहे हैं। अब तो इवेंट क्या, इवेंट का मतलब क्या, लोग उसको इवेंट का दूसरा मतलब समझ नहीं सर, जैसे यानी कि स्पष्ट करें आप। हाँ, जैसे किसी के पास संतान नहीं है तो हम उस कारक ग्रह को मजबूत करें कि पंचम भाव को स्ट्रेंथ दें, किस हिसाब से काम होगा? सबसे पहले ये तो हो गया जनरलाइज उपाय कि कारक को मजबूती दे दो, पंचम भाव का उपाय कर दो। ये तो ज्योतिषी लोग सोते सोते बताते हैं
कि जी, जिन्होंने जी। फीस नहीं देनी होती वो कहता है जी बच्चे नहीं हो रहे, वो कहता है, अच्छा 5वें को उपाय कर ले, ये कर ले, उसने देखना नहीं। पर स्पेसिफिक उपाय करने से ही रिजल्ट आएंगे। स्पेसिफिक उपाय कैसे करेंगे? पहले देखिए कि संतान हो क्यों नहीं रही, कारण क्या है। कोई ग्रह टक्कर मार रहा है, जी, कोई जी। ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या कोई ग्रह सोया हुआ है। हो सकता है कारक ग्रह ही सोया हुआ हो, जैसे कारक ग्रह संतान का केतु है, कहीं वो तो नहीं सो रहा, कहीं गुरु पुत्र संतान का कारक है, कहीं वो तो नहीं सो रहा। तो आपने उन मुद्दों को भी देखना है, उन पॉइंट को भी देखना है कि किस कारण से संतान नहीं पैदा हो रही, किस ग्रह की अड़चन की वजह से संतान पैदा नहीं हो रही। जैसे अगर केतु पिटेगा, केतु पिटने का मतलब है शुक्र अपने आप खराब हो जाता है। केतु पिटते ही शुक्र भी खराब हो जाता है। और अब केतु को ठीक करना है तो गुरु को इलाज कर दो, गुरु के ठीक होते केतु ठीक हो जाएगा, और केतु ठीक हो गया तो शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये संतान का कंसेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ संतान के लिए मैं बता रहा हूँ, जी। संतान के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी को संतान पैदा नहीं हो रही, खास करके पुत्र संतान पैदा नहीं हो रही, इसका मतलब केतु अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रहा। और उसकी बुनियाद कहाँ छिपी है? गुरु के अंदर उसकी बुनियाद छिपी, कहीं ना कहीं गुरु भी डिस्टर्ब है। इसीलिए तो केतु ने अच्छे परिणाम नहीं दिए। गुरु भाई केतु डिस्टर्ब है, केतु इसलिए डिस्टर्ब है। याद करो उस चैप्टर को, मैंने क्या कहा जी, था? जी। केतु कैसा होगा? जैसा गुरु होगा। जी, गुरु जी, अच्छा जी। तो केतु अच्छा, केतु खराब तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु भी खराब है, तो इसलिए पुत्र संतान नहीं हो रही। तो गुरु का इलाज करोगे तो केतु ठीक हो जाएगा। कोई व्यक्ति कहता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है, यानी शुक्र पिट रहा है, तो आप देखो शुक्र क्यों पिट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि को सूर्य देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूर्य टक्कर मार रहा है शनि को। रीजन क्या है? तो उसके फैक्ट फाइंडिंग में जाना है कि, और फिर उसका निचोड़ निकाल के लाना है कि कौन सा ग्रह जिम्मेवार है। पुराने ऋणों को भी, जो हमारे पास्ट ऋण है उनको भी लिखिए, कहीं पितृ शराप है या गुरु शराप है, किस वजह से ये चीज नहीं हो रही है, और उनकी सबकी रेमेडी कराने से संतान हो, केवल जनरलाइज से नहीं। और मैंने कहा ना, यहाँ तो ये कंसेप्ट ही नहीं है पंचमेश कहाँ पे बैठा है। ठीक सर। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सूर्य शनि को ले रहे हैं हम लोग, कि अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है, 100% दृष्टि देख रहे हैं, और शनि 10th में है, तो सूर्य शनि को टक्कर मारेगा, जिसमें कि शुक्र मंदा हो जाएगा या शुक्र अपना अच्छा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन अगर सूर्य और शनि की युति चतुर्थ भाव में है तो इसमें मंगल बद्ध हो गया, तो ये क्या दसम पे दृष्टि देगा? और दसम में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, जबकि दसम में कोई ग्रह नहीं बैठा है। बेशक नहीं बैठा हो, दृष्टि तो जाएगी ना, 100%। तो दृष्टि तो जाएगी। यहाँ पे फिर वैदिक की 10वां तरह है, भाव। वैदिक की तरह है। जैसे वैदिक में क्या है कि लगन पे कोई ग्रह बैठा तो साथे को दिखेगा ही दिखेगा, चाहे उसमें कोई ग्रह बैठेगा नहीं या नहीं बैठेगा। अगर बैठा है तो वो ग्रह भी उसकी दृष्टि में आ जाएगा। और दसम में जैसे अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो वहां पे वो सोया हुआ घर माना जाएगा। क्यों? जब वो दृष्टि आ तो रही है चौथे में बैठ करके। सोया हुआ तो जब भी मानेगा ना, सोया हुआ तो जब भी माना जाएगा जब कोई ना दिख रहा हो। ठीक है, चलिए। विश्वामित्र जी, आपने कुछ पूछना है? सर मैं ये पूछ रहा था, लोग टक्कर वाला कॉन्सेप्ट तो पकड़ रहे हैं, लेकिन षडाष्टक पकड़ेंगे तो वैसी पकड़ में आ जाएगा ये तो। हाँ, पकड़ में बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर के चीजें वही आनी है, नेट रिजल्ट तो निकलना है जी। बस। इसमें क्या है कि थोड़ी चीजें आसान है। लाल किताब में होता क्या है कि 5-6 महीने अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये फिर बहुत इजी लगने लगेगा। सर दूसरा क्या, जैसे इसमें दृष्टि, जैसे दशा का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या इसमें, या अभी आएगा? दशा का आएगा। अच्छा, क्योंकि अब जैसे एक सर कुंडली आई थी जिसमें 3rd हाउस में राहु है और 10th में क्या है, मरकरी, वीनस, शनि तीनों हैं। तो ये एक तरह से षडाष्टक तो बन गया और राहु की दशा चालू हो गई है उसकी। हाँ, अब देखो ये राहु ने 8वीं तरह से टक्कर मार दी, तो ये 3 ग्रहों को राहु अकेला डिस्टर्ब कर रहा है। 3 ग्रह दसम में बैठे हैं, तो आपने 3 ग्रहों के नाम में ये देखना है, और 10वें ग्रह में एक चीज, 10वें भाव में एक चीज और देखनी है। 10वें भाव से ही देखा जाता है कुंडली अंधी है या नहीं। एक कंसेप्ट है अंधा टेवा,
हाँ जी हाँ। अंधा टेवा जो होता है दसम भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठ जाएं जब, और वो अगर एक दूसरे के दुश्मन हो, कोई भी 2 ग्रह ऐसे आ जाएं जो एक दूसरे के शत्रु हों, तो वो कुंडली अंधी हो जाती है। अंधी का मतलब ये होता है दसम भाव डिस्टर्ब हो गया, कर्म क्षेत्र भाव कर्म क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया। सर मरकरी वीनस और शनि है इसमें ना? हाँ, तो मरकरी वीनस शनि, तो इसमें तो खैर ये मित्र ही हैं आपस में, ये अंधा नहीं है। सूर्य शनि आ जाए तो गुरु और बुध आ जाए, हाँ। गुरु और बुध 10वें में आ गए तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, और ये 10वें में बैठ गए तो ये अंधा टेवा बना देगा। सूर्य शनि एक साथ 10वें में आ जाए तो अंधा टेवा बन जाएगा। गुरु शुक्र और राहु एक साथ आ जाए, या राहु चंद्रमा एक साथ आ जाए, अंधा टेवा हो जाए। मतलब 2 शत्रु होने जरूरी है। सर कंफ्यूजन ये था कि 3rd हाउस का राहु मल्टी मिलियनर बनाना चाहिए इसको। नहीं, 8वीं से टक्कर मार के तीनों ग्रहों को ये खराब करने के कगार पे लेके जाएगा। अच्छा, क्योंकि दशा भी लग गई ना इसकी ऑलरेडी, मतलब 2.5 साल हो चुके, 3 साल इस बंदे की दशा लगे हुए राहु के, तो रिजल्ट आ नहीं रहे इसको। इसमें ये होता है अंधे टेबे में कि व्यक्ति के साथ जब ये जैसे आपने बताया ना, तो उसको आपने ऐसा समझना चाहिए कि उस समय वो कंफ्यूजन के अंदर गलत डिसीजन ले सकता है, नौकरी बदल, या आप इसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में डायरेक्शनलेस फील कर रहा हो कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। दिमाग में 2-3 मुद्दे एक साथ चल रहे होंगे और वो उसको लगता है पता नहीं मैं क्या करूं और क्या ना। मतलब राहु की कोई गारंटी नहीं है 50 करोड़ का आदमी बना दे इसको। वो तो अलग ही योग हैं जो लाल किताब में बनाए गए हैं। नहीं सर, आग बंद करके बोल दे, आग बंद करके बोल देते ना कि 3rd हाउस का राहु है, चल 9 में केतु पहुंच गया, चल मौज ले। नहीं, ये तो गलत कंसेप्ट है कि राहु तीसरे में देखो और आप किसी को 50 करोड़ 100 करोड़ का बता दो, तो कंसेप्ट ही गलत है। जी वो ऐसे नहीं होता। मेरा खुद का राहु जो है तीसरे भाव का है, 50 करोड़ तो छोड़ो, या 5 करोड़ में ही रोड़े हो रहे हैं। सर वो तो आप बताओगे नहीं ना, अब चक्कर ये है और कुछ अब कुंडली तो सच बोलेगी ना। पर हाँ, 50 करोड़ वाला मामला नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी सर। चलिए चलते हैं अब लोग, कल मिलते हैं बाकी लोगों को कल कुछ गुरु और। जी उसका शेड्यूल बताइएगा थोड़ा सा, क्या होगा? यही सेम शेड्यूल होगा राजेश जी। संडे को यही 11:30 बजे और संडे का। हाँ सेम। आशुतोष से कहें कृपा करें। हाँ कृपा करें। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलने वाली थी। सर ये लाल किताब का जो अपना बैच है, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? नया वाला जो बैच रहेगा सेम बिल्कुल सेम पैटर्न। आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि अभी कोर्स खत्म हो गया। कोर्स खत्म होते नए में एंटर कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। मतलब अपना इस मंथ में भी कोर्स एंड अप हो जाएगा। हाँ। और सर वो कितना लंबा चलेगा? एक थोड़ा टेंटेटिव आइडिया हो तो। कम जैसे से आप कम तो बोलते हैं आप सालों तक सिखा सकते हो। 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।